आज का टॉपिक हम लोग का रहने वाला है इंग्लैंड का इतिहास का क्रामवेल के ऊपर, जो हम लोगों ने डिस्कस कर किया था पहला। इसका पार्ट 1 हो चुका है, जिसमें कि हम लोग डिस्कस किए थे कि क्रामवेल का उत्थान कैसे हुआ था, उसका कारण का विश्लेषण करें। ये वाला टॉपिक पार्ट 1 में हम लोग का क्लियर हो चुका था। आज का हम लोग का टॉपिक रहने वाला है क्रामवेल का गृह नीति के ऊपर फोकस करेंगे, और उससे भी ज्यादा फोकस रहने वाला है विदेश नीति के ऊपर, क्योंकि गृह नीति हम लोग पार्ट 1 में ही बहुत ज्यादा कवर कर चुके हैं। जब क्रामवेल का उत्थान को हम लोग कवर कर रहे थे तो उस टाइम पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि गृह नीति क्या क्या उसका रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग इस पार्ट में भी डिस्कस करेंगे थोड़ा मोड़ा गृह नीति, और उसके बाद हम लोग मेनली फोकस करेंगे विदेश नीति के ऊपर। तो आप लोग को शुरू से लास्ट तक इस वीडियो पे बने हुए रहना है। विदेशी नीति, विदेश का नीति क्रामवेल का बहुत अच्छा ढंग से आप लोग को समझ में आ जाएगा। उसके बाद बस अपने मन से आप लोग को एक बार इसका आंसर लिख लेना है कि आप लोग को क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया। इससे पहले जो भी पार्ट 1 नहीं देखे हैं, सबसे पहले उनका काम ये है कि पार्ट 1 को देख लेना है, क्योंकि ये जो पार्ट 2 वीडियो रहने वाला है ये पार्ट 1 से ही कनेक्ट रहेगा। पार्ट 2 वीडियो पार्ट 1 से कनेक्ट रहेगा, इसीलिए जो भी पार्ट 1 नहीं देखे हैं उन लोग को पहले पार्ट 1 देखना है, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 देखना है, और आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप खोज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड करके एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। और इसका पीडीएफ जरूरी है। पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पे ग्रुप में ऑलरेडी भेजा जा चुका है, आप लोग वहां से जा करके इसका पीडीएफ देख सकते हैं। एक बार पढ़ लें, यहाँ पे वीडियो सिर्फ सुन लेना है, उसके बाद वहां जाके पढ़ लेना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग को लाइक करना है, और अगर अच्छा नहीं लगेगा तो डिसलाइक करके कमेंट करके बता देना है कि क्या अच्छा नहीं लगा, जिसको कि सुधारा जा सके। एक बात का ध्यान रखना है कि एजुकेशन चैनल, आप लोग जब भी कोई भी एजुकेशन चैनल पे आप लोग विजिट करते हैं तो वहां पे लाइक या डिसलाइक करके जरूर वापस आया कीजिए, क्योंकि उसके बाद ही क्रिएटर को पता चलता है कि वीडियो सही ढंग से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसीलिए आप लोग का ये थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं, शांत दिमाग से सुनना है आप लोग को। क्रामवेल का गृह नीति तथा विदेश नीति। सबसे पहले उम्मीद करते हैं कि पार्ट 1 आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसका गृह नीति और विदेश नीति पे। तो सबसे पहले गृह नीति के बारे में डिस्कस करेंगे। गृह नीति में सबसे पहला पॉइंट है प्रतिबद्धता के। और एक बात कि इसको मैं आपको दो तरीका से इसको लिखने के लिए बताऊंगा। एक तो पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि क्रामवेल का उत्थान कैसा हुआ, और उसका गृह नीति और विदेश नीति पर चर्चा करें। मतलब एक ही क्वेश्चन में यदि ये पूरा का पूरा निपटा देता है, गृह नीति, विदेश नीति और उसका उत्थान, ये तीनों चीज का यदि आपको एक ही क्वेश्चन में चर्चा करना रहे तो आप लोग ये वाला फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि उत्थान को ज्यादा मेंशन करते हुए गृह नीति और विदेश नीति को आप लोग थोड़ा मोड़ा सिर्फ टच करते 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 आप लोग निकल सकते हैं। एक आंसर वो हो गया। और यदि सिर्फ आप लोग को क्रामवेल का उत्थान के ऊपर क्वेश्चन ना पूछ के सिर्फ आपसे पूछा है कि क्रामवेल का हमको गृह नीति और क्रामवेल का सिर्फ विदेश नीति बताओ, बस इससे ज्यादा नहीं, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप लोग को सिर्फ क्रामवेल का गृह नीति और विदेश नीति के ऊपर फोकस करते हुए आगे बढ़ना है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। आई होप ये क्वेश्चन का पैटर्न आप लोग समझ गए होंगे, और जिस तरह से एग्जाम में आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी तरह से आप लोग आंसर को डील करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग दोनों साथ में करने वाले हैं। उत्थान के ऊपर तो पार्ट 1 में बात हो चुका है। आज गृह नीति और विदेश नीति के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग अलग से भी बात करेंगे यदि क्वेश्चन पूछ दिया सिर्फ गृह और विदेश नीति का, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रतिबद्धता के प्रति प्रोत्साहन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जनता को जागरूक बनाना, एक तरीका से जनता को धार्मिक उत्थान के लिए, धार्मिक सुधार के लिए और विचार स्वतंत्रता के लिए, लिबर्टी के लिए, ये सब के लिए जो है जनता को जागरूक बनाना। क्रामवेल ने नागरिकों को उनकी स्वतंत्रता और अधिकारों को सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध किया। उन्होंने धर्म, अभिवृद्धि, विचार स्वतंत्रता के प्रति समर्थन दिखाया, ठीक है। दूसरा पॉइंट है सामाजिक सुधार। इसमें ज्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि पार्ट 1 में हम लोग इस सब के बारे में बहुत डिटेल से कर चुके हैं। सामाजिक सुधार में वो क्या कर रहा था? वो असमानता को खत्म कर रहा था, अनैतिकता और भेदभाव ये सब को खत्म करने का कोशिश कर रहा था। देसी नीति में इसके लिए क्या किया था उसने? पार्लियामेंट का गठन किया था। 2 3 4 पार्लियामेंट का गठन किया, जिसको कि रंप पार्लियामेंट, लघु पार्लियामेंट, दीर्घ पार्लियामेंट, इस तरह से संबोधन हम लोग किए थे पिछला क्लास में। तो वो सामाजिक सुधार पे बहुत
गृह नीति में इसका सामाजिक सुधार भी इम्पोर्टेंट वैल्यू रखता है। तीसरा पॉइंट है प्रशिक्षण और विद्या, मतलब कि एजुकेशन के फील्ड में भी उसने शिक्षा और विद्या के क्षेत्र में भी सुधार किया। उसने नए विद्यालय खोला और विद्यार्थियों को अधिक विशेषज्ञता और साक्षरता प्रदान करने का प्रयास किया, मतलब एजुकेशन के फील्ड में। पहला नंबर है कि जनता को वो एम्पावर किया, समानता फर्टर्निटी सबके लिए। और दूसरा नंबर है सामाजिक सुधार किया। सामाजिक सुधार में भी वो जनता को इक्वल करने के प्रयास से वो काम कर रहा था। हालांकि ये बहुत हद तक सफल नहीं होता है इसका गृह नीति, इसका विदेश नीति ज्यादा सफल होता है। उसका चौथा पॉइंट है कि राजनीतिक सुधार उसने क्या किया। तो राजनीतिक सुधार में जब वो प्रोटेक्टर बन गया, लॉर्ड ऑफ प्रोटेक्टर बन गया, तो उसने भ्रष्टाचार और अनैतिकता को खत्म करने के लिए वो काम किया। इसके लिए सख्त कार्यवाही भी किया, न्यायिक प्रणाली में सुधार करने का प्रयास किया। ठीक है। उसके बाद पांचवा नंबर पॉइंट है भूमि सुधार। भूमि सुधार को लेकर भी उसने कदम उठाया। कृषि और उपजाऊ भूमि के लिए योजना बनाई जो नागरिक को आर्थिक रूप से समृद्धि प्रदान कर सकती थी। ये देखिए, इतना में हम लोग का। और नेक्स्ट नंबर, लास्ट नंबर पॉइंट है शक्ति की संरचना। क्रामवेल ने ब्रिटेन की संरचना में भी सुधार करने का प्रयास किया। उसने सरकारी संस्थाओं को मजबूत किया और उन्हें अधिक प्रभावशील बनाने का प्रयास किया। सरकारी संस्था को मजबूत बनाने का कार्य किया। क्रामवेल की गृह नीति ने ब्रिटेन की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार किया और उसे एक मजबूत और अग्रणी राष्ट्र बनाने की दिशा में प्रेरित किया। उनकी नीतियों ने एक नए युग की शुरुआत की और ब्रिटेन के एक विश्वविद्यालय बनाने के लिए सहायक हुआ। तो ये है क्रामवेल का गृह नीति। गृह नीति में ज्यादा हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि पार्ट 1 में हम लोग ये गृह नीति के ऊपर बहुत बात हो चुका है। स्पेशल हम लोग सेक्शन गृह नीति के ऊपर बात नहीं किए, लेकिन जो भी क्रामवेल का उत्थान का जो प्रोसेस था उसी में उसका गृह नीति भी शामिल है उसका। जैसे हम लोग बहुत कुछ के बारे में हम लोग जो, जैसे कि सेना बनाया और फिर बाकी अदर काम जो वो कर रहा था, पार्लियामेंट बना रहा था, धर्म को लेकर वो काम कर रहा था, राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन में क्या कर रहा था, तो ये सब हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आप लोग को गृह नीति में दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं विदेश नीति के ऊपर, जो कि इसका इंपॉर्टेंट है विदेश नीति। विदेश नीति के लिए भी मैं आपको दो तरीका बताऊंगा, जिसमें कि एक तरीका वो होगा जिसमें कि दोनों साथ में क्वेश्चन पूछा गया, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो पहला नंबर पॉइंट है इसमें नौसेना का विकास। तो नौसेना का विकास क्या किया इसने? नौसेना का विकास, क्रामवेल ने ब्रिटेन की नौसेना को मजबूत करने के लिए विशेष ध्यान दिया। उन्होंने नौसेना के नवीनतम तकनीक को आरंभ किया, विशेषज्ञ को प्रशिक्षित किया, प्रशिक्षित कारीगर को, व्यक्तियों को नियुक्त किया उसने। इससे ब्रिटेन की नौसेना एक शक्तिशाली और प्रभावशाली बन गई, जिसने विश्व के समुद्र क्षेत्र में अपने हक की सुरक्षा की। तो मतलब पहला पॉइंट विदेश नीति में, पहला पॉइंट है नौसेना का विकास, क्योंकि ब्रिटेन का साम्राज्यवादी ताकत बढ़ाने के लिए नौसेना का योगदान सबसे अहम योगदान है। नौसेना के बल पर ही ब्रिटेन जो है पूरा ताकतवर बनते चला गया, धीरे धीरे करके। दूसरा नंबर पॉइंट है व्यापारिक संबंधों का विस्तार। व्यापारिक संबंध मतलब यह है कि इंग्लैंड क्या किया था, इंग्लैंड सभी देशों से व्यापारिक संबंध को लेकर के समझौता करते रहा सबसे, क्योंकि क्रामवेल का एक वो मानना क्या था, मतलब कि उसका 3-4 चीज पे उसका फोकस था। विदेश नीति, ये चीज को आप लोग थोड़ा समझने का ट्राई कीजिएगा। विदेश नीति में 4 चीज मेनली वो फोकस किया हुआ था। पहला नंबर पॉइंट है कि वो धार्मिक सुधार को लेकर वो पूरा एकदम कंसस था। धार्मिक सुधार में क्या वो चाहता था कि प्रोटेस्टेंट धर्म को, प्यूटरिन धर्म को वो समर्थन कर रहा था। तो यूरोप में जितना भी कैथोलिक धर्म के मानने वाले थे, उन सब को लेकर इसका एक अलग नीति रहा था। तो एक पहला नंबर पॉइंट हो गया धार्मिक सुधार। दूसरा नंबर पॉइंट हो गया इंग्लैंड का साम्राज्यवादी ताकत बनाने का कोशिश किया जा रहा था। साम्राज्यवादी ताकत का मतलब इंपीरियलिज्म। साम्राज्यवादी ताकत मतलब कि पूरा का पूरा देश में, सिर्फ यूरोप ही नहीं, पूरा का पूरा वर्ल्ड में इंग्लैंड का धाक जमा रहे, ऐसा क्रामवेल का विदेश नीति का एक हिस्सा था। तीसरा नंबर पॉइंट बात करेंगे तो क्रामवेल का ये नहीं चाहता था कि इंग्लैंड में फिर से स्टुअर्ट वंश का स्थापना हो जाए, जो कि पहले चार्ल्स प्रथम के बारे में हम लोग जो बात कर रहे थे, तो उसका फिर से वो नहीं चाहता था कि स्थापना हो जाए। इसीलिए उसने अलग अलग देशों के साथ अलग अलग तरीका से रवैया अपनाया। ठीक है। तो ये मेनली 3 फोकस उसका था। और एक चौथा फोकस था व्यापार के ऊपर। वो चाहता था कि इंग्लैंड को सबसे ताकतवर, व्यापारिक दृष्टि से सबसे ताकतवर बना दिया जाए। तो ये
क्रामवेल का विदेश नीति में ये चारों फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि उसका पूरा का पूरा विदेश नीति इन्फ्लुएंस रहा। इन्फ्लुएंस का मतलब समझ रहे हैं ना आप, कि इसी से उसका सारा विदेश नीति प्रेरित रहा। जैसे कि अब आप लोग यहाँ पे आइए, देखिए व्यापारिक संबंधों का विस्तार, इसका मतलब यह है कि वो व्यापार को सुदृढ़ करने के लिए उसने क्या क्या किया था, ठीक है। तो इसके लिए उसने कदम उठाया, राजा महाराजा सबसे यूरोप के अन्य देशों के साथ किस तरह से नेविगेशन एक्ट को लेकर वो काम कर रहा था, आगे हम लोग चर्चा करेंगे उसके बारे में। उसका तीसरा नंबर है विदेशी नेतृत्व। विदेशी नेतृत्व में यही है कि इंग्लैंड को साम्राज्यवादी ताकत बनाने के लिए पूरा का पूरा वो इंग्लैंड इंग्लैंड को एक ताकत बनाने के लिए सभी देशों के साथ जिससे संधि करने का जरूरत पड़ रहा था उससे संधि उसने किया, और जहां पे वार का जरूरत पड़ रहा था उसने वार किया। जैसे कि फ्रांस के साथ उसने संधि कर लिया और स्पेन के साथ उसने वार कर लिया, युद्ध कर लिया, ठीक है। तो विदेशी नेतृत्व ये सबसे जाहिर होता है कि इंग्लैंड में क्रामवेल विदेशी नेतृत्व के तौर पर एक इंग्लैंड जो है उभर करके सामने आया। ब्रिटेन के साथ अच्छा रिश्ता के लिए प्रेरित किया, इससे ब्रिटेन एक विदेशी ताकत के रूप में सामने आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए राजनीतिक संबंध। राजनीतिक संबंध में क्या किया, क्रोमवेल ने ब्रिटेन के राजनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय राजा महाराजाओं के साथ समझौता किया। उन्होंने ब्रिटेन का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक खिलाड़ी बनाया और उसकी बढ़ती हुई भूमिका को बढ़ावा दिया। मतलब क्या है, मतलब है कि साम्राज्यवादी ताकत को इसने बढ़ावा दिया, इंग्लैंड को साम्राज्यवादी ताकत बनने के लिए बढ़ावा दिया, ठीक है। पांचवा नंबर पॉइंट है सामाजिक और सांस्कृतिक एकता। तो वही धर्म के बारे में बात किया जाएगा इसमें। क्रामवेल ने ब्रिटेन के सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को बनाए रखने के लिए विदेशी नेतृत्व दिखाया। उन्होंने विभिन्न समृद्धि और सांस्कृतिक शक्तियों को समझौता किया और ब्रिटेन को एक समृद्ध और विविध तौर पे एकत्रित किया। मतलब यही है कि वो धर्म को लेकर, प्यूरिटन धर्म को लेकर के वो किस तरह से काम कर रहा था, जो कि हम लोग पार्ट 1 में भी कवर किए और यहाँ पर भी कवर करने वाले हैं आगे, ठीक है। उसका 6 नंबर पॉइंट है विदेशी संबंध, विदेशी संबंधों को बढ़ावा। विदेशी संबंधों को बढ़ावा क्या दे रहा था, क्रोमवेल ने ब्रिटेन के विदेशी संबंध को मजबूत किया, अस्थायी बनाने के लिए वो कुछ काम किया, बढ़ावा दिया, जो ब्रिटेन को एक अग्रणी राष्ट्र बनाने के लिए मदद करता है। ये सब मोटा मोटी क्रामवेल का विदेश नीति के ऊपर आता है। लेकिन ये वाला सिर्फ उनके लिए काम देगा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उदय के ऊपर चर्चा करे और विदेश नीति और गृह नीति दोनों के ऊपर चर्चा करे, तब ये आंसर काम का है। अदरवाइज सिर्फ देशी और विदेशी नीति के बारे में बात करेगा तो ये आंसर काम का आप लोग के लिए नहीं है। आई होप कि ये चीज आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इसीलिए मैं आपको बहुत तेजी से लेकर के ये खत्म कर दिया, ठीक है, क्योंकि हम लोग का मेन फोकस ये नहीं रहने वाला है। एक सेकंड, हम लोग बात करने वाले हैं इसके ऊपर, क्रामवेल का विदेश नीति। अब हम लोग थोड़ा सा सीरियस वे में भी अब आप लोग को सुनना है, ठीक है। तो पहली बात तो ये समझ में आ गया कि क्रामवेल का विदेश नीति किस किस चीज से प्रेरित था। 4 चीज से वो प्रेरित था। पहला धार्मिक चीज से प्रेरित था, दूसरा व्यापार की दृष्टि से वो प्रेरित था, तीसरा साम्राज्यवाद से, और चौथा क्या था, चौथा था इंग्लैंड में फिर से स्टुअर्ट वंश का राज ना चले, ये इसका चौथा रीजन था जो कि उसने विदेशी नीति को अपनाया, ठीक है। तो अब इसके अंडर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हो रहा था इंग्लैंड में। पीछे का तो सिनेरियो सब याद होगा आप लोग को कि क्या क्या हो रहा था। अब विदेश नीति, सबसे पहला वो क्या किया, क्रामवेल की हॉलैंड के प्रति नीति। हॉलैंड के प्रति क्या नीति अपनाया, स्पेन के प्रति क्या नीति अपनाया, ट्यूनीशिया के प्रति क्या नीति अपनाया, फ्रांस के प्रति, डेनमार्क के प्रति, और लास्ट में प्रोटेस्टेंट लीग के प्रति उसने क्या नीति अपनाया। तो ये आप लोग का मेन आंसर का कीवर्ड है, ठीक है। इसी के ऊपर पूरा का पूरा आंसर आप लोग को लिखना है जब आपके लिए एक अलग से क्वेश्चन आएगा विदेश नीति के ऊपर, ठीक है। क्रामवेल को हॉलैंड के प्रति नीति, तो हॉलैंड, सबसे पहले ये देखना है कि हॉलैंड वो प्रथम देश था जो वो स्टुअर्ट वंश का जो राजा था चार्ल्स प्रथम, उसको इसने प्रोटेक्शन दिया कि आप जो है फिर से राजा बन जाइए। मतलब कि चार्ल्स प्रथम को सपोर्ट किया हॉलैंड, जिसको कि क्रामवेल को पसंद नहीं आया ये चीज, क्योंकि मैं आपको बताया कि वो नहीं चाहता था कि फिर से स्टुअर्ट वंश का सत्ता फिर से अधिकार में हो। इसीलिए क्रामवेल क्या किया, हॉलैंड पर अटैक कर दिया। इससे पहले तो चार्ल्स द्वितीय को वो पराजित किया। इससे पहले अनबर का युद्ध में चार्ल्स द्वितीय को स्कॉटलैंड में पराजित किया।
उसके बाद हॉलैंड ने भी इंग्लैंड के प्रजातंत्र को मान्यता दे दी। जैसे ही क्रॉमवेल ने अनबर के युद्ध में स्कॉटलैंड को पराजित किया, उसके बाद क्या हुआ कि हॉलैंड भी प्रजातंत्र को लेकर इंग्लैंड को मान्यता दे दिया। और नेविगेशन एक्ट के कारण भी जो है हॉलैंड के व्यापार को काफी धक्का लगा था। ये नेविगेशन एक्ट हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं। आप लोग को याद होगा, आप लोग पढ़े होंगे, अमेरिका का वार पढ़े होंगे, अमेरिका इंडिपेंडेंस वार पढ़े होंगे। तो वहां पे नेविगेशन एक्ट का चर्चा आता है, जिसके कारण कि एक इम्पॉर्टेंट रीजन रहता है अमेरिका वार होने का। नेविगेशन एक्ट क्या होता है कि इंग्लैंड का ही जहाज सिर्फ यूज करेगा व्यापार करने के लिए। साम्राज्यवादी ताकत, इंग्लैंड को साम्राज्यवादी ताकत बनाने के लिए नेविगेशन एक्ट का बहुत बड़ा रोल था, जो कि 1651 में आया था। ठीक है, आगे जाके बहुत इसमें सुधार होते रहा था। तो नेविगेशन एक्ट लागू कर दिया गया, जिससे कि हॉलैंड का व्यापार को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि इंग्लैंड अपना व्यापार को सुदृढ़ करना चाहता था और वो हॉलैंड को बर्बाद करना चाहता था, क्योंकि उस टाइम पे हॉलैंड एक अच्छा खासा ताकत था। ठीक है, इस कारण डचों में असंतोष की भावना हो गया। और एक इंसिडेंट हुआ कि डच लोग क्या किया, मतलब हॉलैंड वाला क्या किया, अंग्रेज राजदूत को बंदी बना लिया, उसको मारा, हत्या कर दी उसका। तो क्रॉमवेल ने इंग्लैंड के साथ गृह युद्ध नहीं, सिर्फ युद्ध किया और इंग्लैंड के पराजित करके संधि किया। इस संधि के साथ हॉलैंड ने इंग्लैंड के नेविगेशन एक्ट को मान्यता प्रदान कर दिया। इंग्लिश चैनल में हॉलैंड अपनी हार स्वीकार करता है। इससे इंग्लैंड को अनेक व्यापारिक सुविधाएं भी प्रदान की और इंग्लैंड की प्रतिष्ठा को काफी वृद्धि हुआ। तो ये समझ में आया पहला नंबर पॉइंट क्या है। पहला नंबर पॉइंट है कि हॉलैंड के साथ उसने युद्ध किया। क्यों युद्ध किया, इसका पीछे 2-3 रीजन है। पहला रीजन ये है कि नेविगेशन एक्ट वो लागू कर दिया गया था इंग्लिश चैनल में। इंग्लिश चैनल कहाँ पे आप लोग समझ पा रहे हैं? इंग्लिश चैनल, आज को थोड़ा सा मैप का यूज करना पड़ेगा। ये आप ये समझिए कि ये हम लोग का यूरोप है, ठीक है, ये है इंग्लैंड, ये है फ्रांस। तो ये वाला एरिया को कहा जाता है इंग्लिश चैनल, ये वाला इंग्लिश चैनल है। और ये वाला एरिया, यहाँ पर जो एरिया है, इसको कहा जाता है डेनमार्क। आप लोग एक बार मैप में तलाश कीजिएगा कि डेनमार्क, क्या आप लोग को डेनमार्क दिख रहा है मैप में? तो आप लोग को मैप में एक बार तलाश करना है कि डेनमार्क कहाँ पे है, ठीक है। और सॉरी, डेनमार्क नहीं, हॉलैंड, सॉरी, हॉलैंड कहाँ पे, आप लोग को एक बार अपने मैप में, वर्ल्ड मैप में आप लोग को देखना है। तो फिर से वापस यहाँ पे आइए कि हॉलैंड में अटैक क्यों किया। पहला तो नेविगेशन एक्ट लागू कर दिया और हॉलैंड को बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया इससे, क्योंकि हॉलैंड भी उस समय व्यापार बहुत ज्यादा किया करता था और नेविगेशन एक्ट आने के कारण हॉलैंड का जो व्यापार था उसमें बहुत बड़ा क्षति हो गया। दूसरा रीजन ये था कि चार्ल्स प्रथम को उसने सपोर्ट किया था कि राजा बनने के लिए, जो कि क्रॉमवेल नहीं चाहता था। इसीलिए क्रॉमवेल ने क्या किया, हॉलैंड पर अटैक कर दिया। ये सब करने के बाद अंतिम में क्या हुआ कि हॉलैंड को मानना पड़ गया, इंग्लैंड के सामने झुकना पड़ गया। और वो इंग्लिश चैनल वाला जो एरिया है, मतलब ये वाला एरिया इंग्लिश चैनल का, ये वाला एरिया में जो है हॉलैंड ने अपना हार को स्वीकार किया इंग्लैंड के सामने और अपना झंडा झुकाने का निर्णय लिया। ठीक है, तो ये हुआ हॉलैंड के प्रति नीति उसका क्या था। अब देखते हैं हम लोग स्पेन के प्रति नीति क्या था। स्पेन के प्रति उसका एक धार्मिक नीति भी था और एक साम्राज्यवादी नीति भी था। स्पेन एक था कैथोलिक देश। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो क्रामवेल का जो विदेश नीति है उसमें धार्मिक नीति का बहुत बड़ा रोल रहता है। वो नहीं चाहता है कि कैथोलिक जो धर्म है वो ज्यादा यूरोप में प्रभुत्व बनाए रखे। एक तो ये रीजन रहता है स्पेन पे अटैक करने का, और दूसरा रीजन ये रहता है कि स्पेन अपना साम्राज्यवादी ताकत इस कदर बढ़ा रहा था कि वो जो अमेरिका वाला जो एरिया है, नॉर्थ अमेरिका वाला जो एरिया है, एक सेकेंड, नॉर्थ अमेरिका वाला एरिया है, वहां पे इसका कब्जा था। क्या बोलता है, स्पेन का कब्जा था। ये हम लोग मान लेते हैं कि नॉर्थ अमेरिका है और ये वाला एरिया कैरेबियन सागर है। तो ये जो स्पेन जो है, स्पेन का यहाँ पे कब्जा था, कैरेबियन सागर पे इसका कब्जा था। मतलब जो लैटिन अमेरिका है वहां पे स्पेन का साम्राज्यवादी वहां पे उपनिवेश था। मतलब कि तो इंग्लैंड तो अपना उपनिवेश बनाना चाहता था, इंग्लैंड तो अपना साम्राज्यवादी ताकत खड़ा करना चाहता था, तो इसीलिए उसने स्पेन के ऊपर अटैक कर दिया। तो दो रीजन हो गया, एक तो वो कैथोलिक देश था, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि उसका उपनिवेश था वेस्ट इंडीज, जिसको कहा जाता है। और आप लोग को ये ज्योग्राफी वाला सेक्शन, जो कि 9 बजे वाला ज्योग्राफी का सेक्शन हम लोग का जो चल रहा है रात में डेली 1 मिनट का शॉर्ट्स वीडियो, वहां पे भी इसको हम लोग कवर कर चुके हैं।
तो जो भी शॉर्ट्स नहीं देखते हैं वो वाला, तो आप लोग वो भी देखना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पेन के प्रति उसने यही रवैया अपनाया, इसीलिए उसने अटैक कर दिया। सीधा सीधी बात यह है कि इसीलिए उसने अटैक कर दिया। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। एक बार पढ़ देता हूं मैं आप लोग के लिए। जब क्रॉमवेल ने इंग्लैंड की बागडोर संभाली तो उस समय फ्रांस की अपेक्षा स्पेन कमजोर था, अतः उसे दबाना आसान था। क्रॉमवेल ने स्पेन के सामने दो शर्त रखी। पहली कि वो स्पेन में पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र करे, जो कि अंग्रेज को धार्मिक स्वतंत्रता दिया जाए, क्योंकि स्पेन एक कैथोलिक देश था। कैथोलिक होके वो प्यूरिटियन धर्म को वो जो है समर्थन नहीं कर रहा था, इसीलिए इंग्लैंड जो है थोड़ा सा निराश हो गया। दूसरा ये है कि अंग्रेज व्यापारियों को पश्चिम इंडीज मतलब वेस्ट इंडीज में व्यापारिक स्वतंत्रता प्रदान करे, इसीलिए उसने अटैक कर दिया। और लास्ट में क्या हुआ कि 1655 ईस्वी में जल सेना वेस्ट इंडीज पर आक्रमण किया और जमाइका को कब्जा कर लिया। जमाइका को कौन वाला एरिया कहलाता है? जमाइका जो है ये वाला एरिया में ही, ये जो कैरेबियन वाला एरिया है, यहीं पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ये वाला एरिया को कहा जाता है जमाइका, ठीक है। ये वाला एरिया क्यूबा हो गया और ये है जमाइका। तो यहाँ पे स्पेन का ताकत था और स्पेन का ताकत को खत्म करने के लिए यहाँ पे इंग्लैंड ने क्या किया, स्पेन पे अटैक कर दिया। ये स्ट्रेटेजिकली ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब अमेरिका में जब न्यू न्यू कॉलोनी बस रहा था, जब इसको न्यू इंग्लैंड कहा गया था, तब भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बहुत ज्यादा स्पेन को लेकर के। यहाँ पे स्पेन का भी वर्चस्व था ये वाला कॉलोनी में। तो ये सब कुछ कुछ रीजन रहता है जिसके कारण कि उसने स्पेन के ऊपर अटैक कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्रामवेल एवं ट्यूनिसिया। ट्यूनिसिया पहले तो ये मैप में समझना है आप लोग को, ट्यूनिसिया कहाँ पे है, ठीक है। तो आप ये एक सेकेंड, ये वाला यूरोप है और यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि अफ्रीका है, ठीक है। ये वाला अफ्रीका है। तो ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया है ट्यूनिसिया और ये वाला एरिया है मेडिटेरियन सी, मतलब कि भूमध्य सागर है ये वाला। और यहाँ पे है जिब्राल्टर की जल संधि। तो कोई भी ट्रेड होगा, मतलब ये पूरा भूमध्य सागर पर कंट्रोल करने के लिए इंग्लैंड चाहता था कि मेरा ट्यूनिसिया पे अधिकार हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्यूनिसिया वाला क्या करता था, जो भी यहाँ से ट्रेड होता था, क्योंकि ये तो जिब्राल्टर जल संधि है, अगर आपको अटलांटिक महासागर में आना है तो फिर ये जिब्राल्टर जल संधि पार करके फिर उसके बाद व्यापार किया जाएगा, फिर इंग्लिश चैनल में जाया जाएगा। तो इसीलिए इंग्लैंड चाहता था कि यहाँ ट्यूनिसिया पे अधिकार हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हड़प हो रहा था। हड़प का मतलब यहाँ डकैत लोग जो है नाव को लूट ले रहे थे यहाँ पे। इसीलिए इंग्लैंड ने निर्णय लिया कि ये ट्यूनिसिया पे अटैक किया जाए और वहां उन लोग को सबक सिखाया जाए। इसका कंपेयर आप लोग ठीक उसी प्रकार कर सकते हैं, जैसे अभी ये वाला जो पोर्शन है हम लोग का, ये यमन वाला पोर्शन और ये लाल सागर वाला पोर्शन, यहाँ पे हुतई कम्युनिटी जो है अभी यही कर रहा है। ये अफ्रीका बनाए हुए हैं, ये लाल सागर है, ठीक है। जो भी मैप अच्छा तरीका से जानते हैं, इसका मतलब उसको हिस्ट्री थोड़ा सा बेटर वे में समझ में आएगा। इसको मैं अभी करंट के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन में अभी आप लोग न्यूज में देख रहे होंगे कि हुतई कम्युनिटी भी यहाँ पे वही काम कर रहा है। मतलब जो भी शिप जो है यहाँ से जा रहा है, अरब सागर से जो भी शिप सोएज नहर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे अटैक कर दिया जा रहा है हुतई कम्युनिटी के द्वारा, जो कि यमन का कम्युनिटी है। तो वही चीज ट्यूनिसिया के साथ हो रहा था। हालांकि यहाँ पे अमेरिका भी यहाँ पे बम्बार्डमेंट कर चुका है अभी यहाँ पे हुतई कम्युनिटी के ऊपर, ठीक है। तो आई होप कि ये मैप वाला समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये वाला विदेश नीति को समझने के लिए मैप का नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा मैप कहाँ पे है और वो स्ट्रेटेजिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, वो ऐसा क्यों अटैक किया जा रहा है। ये इस तरह का चीज आप लोग को समझना जरूरी है ये मैप। तो जो भी मैप अभी तक देखना स्टार्ट नहीं किए हैं, आप लोग हिस्ट्री स्टूडेंट होकर आप लोग को मैप देखना बहुत जरूरी है। और खासकर जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तब तो मैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आप लोग 9 बजे रात वाला फॉलो कर सकते हैं शॉर्ट्स वीडियो। अभी हम लोग अफ्रीका के ऊपर चल रहे हैं, अफ्रीका के ऊपर बहुत कुछ कवर हो चुका है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो स्पेन के साथ समझ में आ गया कि वो क्या कर रहा था। ट्यूनिसिया के साथ समझ में आ गया कि वो ट्यूनिसिया को क्यों कब्जा में लेना चाह रहा था, क्योंकि उसको भूमध्य सागर के ऊपर कंट्रोल चाहिए था। और अंग्रेजों को बंदी, तत्कालिक कारण बन गया कि ट्यूनिसिया अंग्रेजों को बंदी बना लिया था। जैसा कि ठीक अभी मैंने आपको बताया कि हुतई कम्युनिटी ने क्या किया, उसी तरह यहाँ पे ट्यूनिसिया के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो अभी तक 3 पॉइंट क्या क्या था। सबसे पहला पॉइंट था हॉलैंड के ऊपर। हॉलैंड के ऊपर उसने क्या विदेश नीति अपनाया। दूसरा पॉइंट था स्पेन के लिए उसने क्या विदेश नीति अपनाया। और तीसरा था
ट्यूनीशिया के लिए उसने क्या विदेश नीति अपनाया। तो ये सब में क्या अपनाया, ये सब में उसने अटैक कर दिया। सीधा सीधी बात ये याद रखना है कि ये तीनों पर अटैक कर दिया। और अटैक क्यों किया, ये इसका पीछे का आप लोग के पास रीजन होना चाहिए क्यों अटैक किया, ताकि आप आंसर अच्छा तरीका से एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, इसीलिए आप लोग अच्छा तरीका से एक्सप्लेन कर सके, इसीलिए अच्छा से आप लोग को मैप के थ्रू आप लोग को बता रहे हैं, ताकि आप लोग को बेटर वे में समझ में आ जाए। आप लोग सिर्फ ये नोटिस करते हैं कि बहुत लंबा वीडियो जा रहा है, 30 मिनट 40 मिनट का, सिर्फ आप लोग ये नोटिस करते हैं, लेकिन उसमें क्या क्या आप लोग को समझाया जा रहा है ये आप लोग नोटिस नहीं करते। और आप लोग को आगे जाके ये बात को फील होगा जब ग्रेजुएशन से आगे बढ़िएगा, जब कंपटीशन लाइन में आप लोग उतरिएगा, जब मास्टर्स कीजिएगा, तब आप लोग को ये बात फील होगा कि इस चैनल पे आप लोग को क्या क्या बताया जा रहा था। ठीक है, सिर्फ मेरा मेरा क्या है मैम, हम तो आप लोग को 20 मिनट 25 मिनट में ये सारा कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ रीडिंग करते जाएंगे, ऐसे 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 रीडिंग करते जाएंगे, आप लोग को समझ में आए या ना आए डजेंट मैटर। तो वैसा भी हम कर सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं करते हैं क्योंकि फिर फायदा नहीं है उस तरह पढ़ के। यदि आप दूसरा को नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो फिर पढ़ने का फायदा ही नहीं है। ठीक है, और इस चैनल पे आप लोग जो कोई भी वीडियो अभी आप लोग देखते होंगे, तो आप लोग, मैं हमको लगता है कि आप लोग के पास वैसा कैपेबिलिटी हो जाएगा कि आप लोग दूसरा को आराम से पढ़ा सके। ठीक है, खैर हम लोग आगे आते हैं। आगे का पॉइंट है क्रामवेल की फ्रांस से मित्रता और स्पेन से युद्ध। अब देखते हैं हम लोग फ्रांस के साथ उसने क्या किया। फ्रांस के साथ उसने बड़ा इंटरेस्टिंग चीज किया। फ्रांस उस समय बहुत ताकतवर देश बन के आ रहा था यूरोप में। ठीक है, इस समय फ्रांस में लुईस 14वां का शासन है, जो कि खुद एक निरंकुश शासक था, लुईस 14वां। लेकिन फिर भी इंग्लैंड ने उसका हाथ मिला लिया। क्यों? क्योंकि इस समय इसके पास बहुत ज्यादा पैसा था, इस समय बहुत ज्यादा ताकत था। इसीलिए इंग्लैंड सोचा कि फ्रांस के साथ मित्रता करने में फायदा है, हम दोनों मिलकर यूरोप में राज करेंगे। ठीक है, हालांकि ये वाला चीज आगे जाकर के भारी पड़ गया इंग्लैंड को। तो 1659 में एक संधि होता है ये दोनों के बीच, जिसमें कि ये बोला जाता है कि यदि तुम्हारे ऊपर कुछ अटैक होगा तो हम सपोर्ट करेंगे, मेरे ऊपर कुछ अटैक होगा तो तुम सपोर्ट करना। ठीक उसी प्रकार जैसे कि नाटो का भी, नाटो जो मेंबर है उसका जो देखने को मिलता है, उसमें भी यही होता है कि कोई किसी भी देश पर अटैक होगा तो इसका मतलब कि नाटो का सब मेंबर मिलके आपके ऊपर अटैक कर देगा। तो वही सिचुएशन यहाँ पे था। तो उस समय एक चीज और याद रखना है कि उस समय 30 वर्षीय युद्ध खत्म हुआ था। ठीक है, जो कि 48 तक चला था। ये 30 वर्षीय युद्ध एक धार्मिक युद्ध था, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक लेकर के। पूरा यूरोप इससे अफेक्ट रहा था ये 30 वर्षीय युद्ध से। कभी और ये 30 वर्षीय युद्ध के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन वो अभी बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसका यहाँ पे थोड़ा सा रेफरेंस आता है। 30 वर्षीय युद्ध में फ्रांस, हालांकि हो तो रहा था वो मेनली जर्मनी में युद्ध हो रहा था, लेकिन पूरा यूरोप उससे कनेक्ट था। तो ये 30 वर्षीय जब युद्ध खत्म हो गया, तब अलग अलग तरीका से संधि किया गया, एक देश दूसरे देश के साथ संधि कर रहा था। और पूरा का पूरा यूरोप का जो राजनीतिक स्थिति था, पूरा उथल पुथल में एकदम मच गया था। चाहे वो इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, डेनमार्क हो, कोई कोई भी देश हो, तो वो वाला सिचुएशन हो रहा था। उस समय फ्रांस स्पेन के साथ भी युद्ध चल रहा था, यही 30 वर्षीय युद्ध जो मैं आपको बता रहा हूँ। 30 वर्षीय युद्ध के बाद फ्रांस और स्पेन के साथ युद्ध चल रहा था। तो आपको पता ही है कि स्पेन एक कैथोलिक देश है और इंग्लैंड चाहता था कि स्पेन को हराया जाए, फ्रांस भी चाहता था कि स्पेन को हराया जाए। तो इंग्लैंड क्या किया, फ्रांस के साथ मित्रता कर लिया, सीधा सा लॉजिक है। स्पेन के साथ मित्रता करके, अरे फ्रांस के साथ मित्रता करके स्पेन को हरा दिया उसने। संधि के शर्तों के अनुसार इंग्लैंड को फ्रांस के साथ देना पड़ा। यद्यपि इस युद्ध में अंग्रेजी सेनापति की मृत्यु हो गई, परंतु विजय अंग्रेजों की हुई। इससे अंग्रेज की प्रतिष्ठा विदेशों में बढ़ गई। अब देखिए, एक के बाद एक युद्ध जीतते जा रहा है इंग्लैंड जो है, एक के बाद एक युद्ध जीतते जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उसका जो है पूरा यूरोप में जो है उसका वाहवाही हो रहा होगा, उसका जो है साम्राज्य विस्तार हो रहा होगा, औपनिवेशिक विस्तार हो रहा होगा उसका। ठीक है, लास्ट नंबर, पांचवा नंबर लास्ट नहीं है, पांचवा नंबर पॉइंट है डेनमार्क पर आक्रमण। तो इसके लिए फिर से आप लोग को मैप में लेके मैं चलता हूँ, क्योंकि मैप समझना जरूरी है कि डेनमार्क कहाँ पे है। ये वाला एरिया है डेनमार्क। ठीक है, ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं ये है डेनमार्क, जहां से कील नहर जाता है। हालांकि कील नहर तो बाद में बना था। अब ये वाला इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इधर वाला जो एरिया है, जो कि बाल्टिक सागर का एरिया है, और इधर वाला जो उत्तर सागर है, यहीं से होके व्यापार होता था, ट्रेड यहीं से होके होता था। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा जहाज होता था, जिसके ऊपर की डेनमार्क नियंत्रण करता था। मतलब ये समझिए कि इंग्लिश चैनल से जो भी इधर जाएगा नॉर्थ सी के तरफ, मतलब उत्तर
उत्तर सागर के तरफ जो भी जाएगा वो डेनमार्क के संरक्षण से होकर के प्रवेश करेगा, ठीक है। इसीलिए इंग्लैंड चाहता था कि नहीं नहीं ऐसा सही नहीं है, डेनमार्क क्यों यहाँ पे नियंत्रण करेगा, यहाँ पे भी हम नियंत्रण करेंगे। इसीलिए डेनमार्क के ऊपर जो है अटैक कर दिया गया। अनेक व्यापारिक जहाज थे, इस कारण इंग्लैंड और फ्रांस दोनों ही उस पर अधिकार जमाना चाहते थे, क्योंकि वो एक स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था वो, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेड होता था वहां से। रसिया का भी ट्रेड होता था उधर से, बाल्टिक सागर होते हुए, उत्तर सागर होते हुए, इंग्लिश चैनल होते हुए फिर ये भूमध्य सागर को घुस जाता था। तो वहां से व्यापार उन लोग का होते रहता था। इसीलिए उसने डेनमार्क को हरा दिया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। इससे यूरोपीय महाद्वीप का फाटक अंग्रेजों के लिए खुल गया और अंग्रेज व्यापार को काफी बढ़ावा मिला। अब आप समझ पा रहे हैं कि कहां कहां उसने अटैक किया और क्यों अटैक किया। और व्यापार के दृष्टि से वो जहां भी अटैक किया, मतलब क्रामवेल के नेतृत्व में उसने जो भी विदेशी नीति को अपनाया, उसका मेन फोकस यही था कि व्यापार को बढ़ाया जाए, धार्मिक नीति को ठीक किया जाए, मतलब कि प्यूरिटन धर्म को बढ़ाया जाए, व्यापार बढ़ाया जाए, साम्राज्यवादी ताकत को बढ़ाया जाए और स्टुअर्ड वंश को स्थापित फिर से ना होने दिया जाए। ये चार उसका जो है मेन रीढ़ का हड्डी था विदेश नीति का, जिसके अंदर उसने सारा काम इसी के अंदर उसने कर दिया। लास्ट पॉइंट है कि क्रामवेल और प्रोटेस्टेंट लीग, ये धार्मिक नीति के अंदर आ जाएगा ये वाला। क्रामवेल ने स्वीडन और डेनमार्क आदि यूरोप के प्रोटेस्टेंट देशों की एक होली लीग की स्थापना की। स्वीडन कहाँ है, एक बार स्वीडन को भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। स्वीडन कहाँ है, इसी मैप में आप लोग समझने का कोशिश कीजिए स्वीडन कहाँ है। ये वाला एरिया को कहते हैं स्वीडन, स्कैंडिनेविया एरिया इसको कहते हैं, स्कैंडिनेवियन देश, ठीक है। आप लोग का होमवर्क ये है कि जो जो मैप में अभी हम लोग कवर कर रहे हैं, ये आप लोग को मैप में जाकर के कवर करना है कि कौन कौन सा देश कहाँ पे है। यहाँ पे तो मैंने आपको रफ रफ बता दिया कि कौन सा कहाँ पे है, आप लोग को मैप में देखना है ताकि और बेहतर वे में समझ में आ जाए कि व्यापार के दृष्टि से ये क्यों इंपॉर्टेंट है और इंग्लैंड क्यों चाहता था ये सब चीज करने के लिए, ठीक है। यद्यपि उसे इस कार्य में पूर्ण सफलता नहीं मिली, परंतु उसने अपनी यथाशक्ति कैथोलिक के विरुद्ध प्रोटेस्टेंट की सहायता की और कैथोलिक को अपमानित किया। प्रोटेस्टेंट लीग का उसने जो है गठन किया, जिसमें कि प्यूरिटन धर्म को वो जो है बढ़ावा देने का काम किया। बस सीधा सा लॉजिक ये याद रखना है और क्या। अब लास्ट में इसका कंक्लूजन। तो कंक्लूजन पढ़ने से पहले मैं आप लोग से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या अभी तक आप लोग को सारा कुछ समझ में आ गया, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात किया, सबसे पहले हॉलैंड के बारे में हम लोग बात किया। हॉलैंड के साथ उसका विदेश नीति क्या था, स्पेन के साथ उसका विदेश नीति क्या था, उसके बाद फ्रांस के साथ उसका विदेश नीति क्या था, उसके बाद ट्यूनीसिया के साथ उसका विदेश नीति क्या था, उसके बाद डेनमार्क के साथ उसका विदेश नीति क्या था, और उसके बाद प्यूरिटन धर्म मतलब कि प्रोटेस्टेंट धर्म जो वो जो बनाया उसमें उसने क्या किया। तो क्या आप लोग का ये सब क्लियर है? यदि क्लियर है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ क्लियर है, और अगर नहीं क्लियर है तो वो भी आप लोग को बताना है कि नहीं क्लियर है, क्योंकि इस चैनल पे आने के बाद भी यदि कॉन्सेप्ट यदि अभी आप लोग का अधूरा रह गया तो फिर इस चैनल में आने का कोई फायदा नहीं है, और मेरा यहाँ इतना लंबा लेक्चर का इसका भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए लाइक या डिसलाइक करके या कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं कि यूजफुल आप लोग के लिए रहा कि नहीं रहा। अब हम लोग आते हैं इसका कंक्लूजन के ऊपर। तो कंक्लूजन आप लोग अपने हिसाब से आप लोग को बनाना है, जो अभी तक आप लोग को समझ में आया उसके हिसाब से। इसमें कंक्लूजन दिया हुआ है कि क्रोमवेल ने हॉलैंड के प्रति विदेश नीति अपनाई, इससे इंग्लैंड का विदेशी प्रतिष्ठा में काफी धाक जम गया, जो कि पहला पॉइंट हम लोग का था। परंतु स्पेन के विरुद्ध फ्रांस की सहायता देकर फ्रांस को और शक्तिशाली बना दिया, जिसका परिणाम स्वरूप कालांतर में अंग्रेज को भुगतना पड़ता। ये आप लोग कर्नाटक वार में भी ये चीज को आप लोग फील किए होंगे। मॉडर्न इंडिया यदि आप लोग पढ़ रहे होंगे तो मॉडर्न इंडिया में भी कर्नाटक वार में क्या हो रहा था, अंग्रेज और फ्रांस लड़ रहा था, और भी बाकी यूरोपीय कंट्री लड़ रहा था, लेकिन फ्रांस जो है बहुत ज्यादा टक्कर देता है आगे चल करके। इसमें संदेह नहीं है कि क्रामवेल का विदेशी नीति बहुत उन्नत था। उसने अपना नौसेना को बहुत हद तक बढ़ाया, जिसके कारण कि इंग्लैंड को समुद्र का रानी की उपाधि दिया गया। परंतु इन युद्धों में खर्चों का बोझ बहुत ज्यादा था, जिससे कि जनता लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गया। इसीलिए बोला जाता है कि क्रामवेल का जो है गृह नीति अच्छा नहीं था, गृह नीति सफल नहीं था, लेकिन उसका विदेश नीति बहुत अव्वल था,
क्योंकि इसका विदेश नीति के कारण जो है, एक तो इंग्लैंड का साम्राज्यवादी ताकत बहुत हद तक बढ़ गया, दूसरा उसने व्यापार को बहुत अच्छा कर दिया, उस बाकी सभी यूरोप देश में वो बहुत ज्यादा ताकतवर उभरा वो। इसीलिए इसका विदेश नीति के बारे में चर्चा किया जाता है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको इसका विदेश नीति अलग से करके बता दिया। परंतु यह अवश्य स्वीकार किया जा सकता है कि क्रामवेल की विदेश नीति उसकी आंतरिक नीति से अधिक सफल रही। तो ये है हम लोग का विदेश नीति। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये सारा गृह नीति जो कि फर्स्ट क्लास और आज का थोड़ा सा हम लोग कवर किए, और विदेश नीति, ये दोनों नीति में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्रामवेल के ऊपर 2 क्वेश्चन और बच जाता है। एक तो है कि क्रामवेल का धार्मिक नीति, जो कि आप लोग से इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्रामवेल का धार्मिक नीति कैसा था। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन का डील आप लोग कर सकते हैं खुद से, क्योंकि पार्ट 1 में भी इसका बारे में जिक्र हुआ, अब पार्ट 2 में भी इसका बारे में जिक्र हुआ कि क्रामवेल क्या चाहता था, ठीक है। तो ये धार्मिक नीति, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। और एक क्वेश्चन बन सकता है जो कि रहेगा कि गुण और अवगुण को बताना है क्रामवेल का, या तो गृह नीति के ऊपर, या धार्मिक नीति के ऊपर, या फिर विदेश नीति के ऊपर, या पूरा का पूरा क्रामवेल का ही बारे में अगर बोल दिया जाएगा कि क्रामवेल के शासन का गुण और अवगुण के बारे में बताओ, ठीक है। इस तरह का यदि आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 जो वीडियो हम लोग कवर कर चुके हैं, ये दोनों के बेस पर आप लोग ये पूरा का पूरा आंसर को आप लोग लिख सकते हैं खुद से ही। तो ये क्रामवेल से रिलेटेड ये 4 क्वेश्चन आप लोग का कवर हो गया। और ये सिर्फ क्रामवेल के बारे में बात नहीं किया जा रहा। क्रामवेल के बाद इसका एक बेटा आएगा जो भी क्रामवेल के पद से ही वो भी धारण करता है, जो कि ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। मतलब 1659 में क्रामवेल का मृत्यु, और 1660 तक में उसका बेटा जो है वो गद्दी पर बैठता है, लेकिन वो बहुत अच्छा शासक नहीं रहता है। उसके बाद जो है तुरंत बाद 1 साल बाद ही चार्ल्स द्वितीय जो है गद्दी पर बैठ जाता है, और उसके बाद चार्ल्स द्वितीय शासन करता है। उसका जेम्स द्वितीय बैठता है, जेम्स द्वितीय शासन करता है। उसी के काल में गौरवपूर्ण क्रांति होता है, और गौरवपूर्ण क्रांति के बाद विलियम थर्ड बैठता है, विलियम मैरी, ये सब हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग का लगभग हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड लगभग कंप्लीट हो चुका है। यदि और भी कहीं कुछ आप लोग का क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड से रिलेटेड जो कि छूटा हुआ है, तो वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कहीं भी अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ज्यादा आप लोग को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाए होंगे, क्योंकि आज का वीडियो ऐसा था कि मैप के थ्रू आप लोग को समझना ज्यादा जरूरी था। इसीलिए आप लोग का होमवर्क भी है कि सारा देश को आप लोग को मैप में जा करके देखना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आज के लिए बस इतना ही। और लाइक या डिसलाइक जरूर करना है आप लोग को, कमेंट जरूर करना है यदि पसंद आया होगा तो, नहीं पसंद आया होगा तो भी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।